हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम करेंगे न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स, मतलब एमसीक्यू के साथ साथ न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमने अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया है, तो आज भी बहुत से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब वो क्वेश्चन एमसीक्यू जो है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपका जो करंट कंटेक्स्ट है उसी के कंटेक्स्ट के अंदर होंगे। जैसा यूपीएससी पूछती है, एक दो स्टेटमेंट बेसिक और प्लस जो करंट अफेयर दोनों का मिक्सचर होंगे। इससे पहले कि हमारे बहुत से कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसने ज्वाइन करना है वो कर सकता है। दोस्तों करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ के लिए अवेलेबल है, जीएस प्लस करंट अफेयर। अगर किसी को लगता है कि प्रिपरेशन जरूरी है इस टाइम के ऊपर, उसने पहले अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया, तो वो ज्वाइन कर सकता है। कंप्लीट क्रैश कोर्स है हमारा जीएस का, जहाँ पे आपको डिटेल में समझाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है करंट अफेयर को मैंने डेडिकेटेड टाइम देना है, बाकी मेरा बेसिक सारा कवर है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। तो जिसने ज्वाइन करना है उसका मोस्ट वेलकम है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया, सुप्रीम कोर्ट टू हियर ईडब्ल्यूएस कोटा केस टुडे। तो इसके बारे में हमने परसों के दिन जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी किया था ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के कंडक्ट्स के अंदर। तो अभी उसके अंदर कोई अपटीशन ऐसी है नहीं जो हम उस क्लास से ज़्यादा ऐड करें, तो इसको अभी रहने देते हैं। कोर्ट क्या बोलती है फिर देखेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन एक सीधा आ जाता है, जैसे ना अगर आप देखोगे यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे बोला जाता है कि जैसे राइट टू मैरिज है ना, मैरिज करना, वो चॉइस ऑफ मैरिज वो कौन से अपने आर्टिकल के अंदर फॉल करता है, और नीचे ऑप्शन होते हैं। यहाँ भी है कि एक कोर्ट के अंदर ऑर्डर दे दिया गया कि भाई सीसीटीवी आप स्पास के अंदर लगाओ। तो स्पास जो है बेसिकली प्राइवेट प्लेस है, ठीक है जी। उससे यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ने डिस्कस किया कि कौन सा आर्टिकल ये वायलेट करता है। तो ये आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट जिसके कंटेक्स्ट के अंदर भी आया था, और ये हमने ध्यान रखना है बस। अब यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आ जाएगा, है ना, अगर सीसीटीवी कैमरा स्पास के अंदर या बाथरूम, ये वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल वायलेट होता है, बस यही हमारा सीधा क्वेश्चन है। बस इसको ऐसे ही हमने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और है जो मेंस के कंटेक्स्ट के अंदर आ सकता है, जैसे टेररिज्म की हमारी स्ट्रेटजी क्या है। टेररिज्म के लिए हमने स्पेशल मल्टी एजेंसी सेंटर बनाए, ठीक है, आईबी के अंदर, जब कारगिल वॉर के बाद। अब इसमें क्या है, स्टेट भी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करती है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी रिसेंटली कि स्टेट ने जो इतने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेटजी के अंदर काफ़ी लैक है। तो अगर जैसे आप बोल रहे हो कि काउंटर टेररिज्म को, अफगानिस्तान का कंटेक्स्ट भी अगर यूपीएससी ने पूछ लिया और वहाँ पे बोला कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, है ना, किस क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपका एक जो इशू है ये एक उसके अंदर बस ऐड करना है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, जनरली नेजल स्वैब सैंपल इज टेकन फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट। सेकेंड है, फॉर एंटीबॉडी टेस्ट ब्लड डिराइव्ड सैंपल्स आर नीडेड टू परफॉर्म टेस्ट। थर्ड है, नॉर्मली एंटीजन टेस्ट रिवील्स पास्ट इन्फेक्शन वेयर एज एंटीबॉडी टेस्ट रिवील्स करंट इन्फेक्शन। तो ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। अब कुछ बच्चे ने पूछा कि कल भी कि सर आप पीडीएफ शेयर कर दिया करो। जब मैं क्लास यहाँ पे हमारी चलती है उस टाइम पे अगर हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहाँ पे आपको आंसर भी पता चल जाएंगे। यहाँ पे मकसद हमारा आंसर देना नहीं है, मकसद ये है कि उस क्वेश्चन के अंदर, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट भी यूपीएससी पूछ सकती है, उसके ऊपर 2 और स्टेटमेंट आ जाएंगी, लेकिन आपको हर एक स्टेटमेंट समझना जरूरी है, उसका कंटेक्स्ट है, ये हमारा पर्पस है। यहाँ पे अगर आप आंसर रट लोगे ऐसा थोड़ी यही क्वेश्चन आ जाएंगे। कंसेप्ट ये हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो फिर अपना क्वेश्चन वहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए हर स्टेटमेंट जो है उसका मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है, वही हम कोशिश करते हैं। अब ये इसलिए है दोस्तों कि अभी इसके ऊपर 2 आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है और एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। 2 चीज़ों के बारे में अगर आपको क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले इस कंसेप्ट के ऊपर, कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी के लिए मैं बताता हूँ, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 ओनली सही है। अब ये आया क्यों है, हेल्थ ऑफिशियली जो सेल्फ टेस्ट किट्स हैं, जैसे अभी कोरोना की बात हो रही है तो सेल्फ टेस्ट किट आ गई बहुत सी। अगर आपको याद है तो आरटीपीसीआर की हम एक बात करते हैं, उसके अलावा 2 बड़े जल्दी, जैसे आपने खुद टेस्ट करना है उसके लिए 2 किट आई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो और न्यूज़ आज के पेपर में आई थी, वो थी आईसीएमआर ने अप्रूव की इंडिजीनियस किट, ठीक है, ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। इसको अंदर एक उन्होंने टेक्निक है एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी। तो इसको मैं फ्यू मिनट सीरीज में हमें इसको डिटेल में समझाऊंगा कैसे ये काम करती है। तो यहाँ पे ये इस सैटरडे आपको ये टॉपिक ये वाला मिल जाएगा। लेकिन
इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसी क्लास के अंदर, ठीक है। अब सेल्फ टेस्ट किट की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि बहुत से लोग जो हैं वो खुद ही अपना टेस्ट कर रहे हैं सेल्फ टेस्ट किट के थ्रू, और वो अपने आप को कोरोना है या नहीं है इसके कंटेक्स्ट के अंदर अपने आप को घोषित कर रहे हैं। गवर्नमेंट को डेटा नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को डेटा नहीं मिल रहा क्योंकि सस्ती सी 300-400 रुपए की ये आ जाती है और वो लोग ले लेते हैं। अब ये रैपिड जो सेल्फ टेस्ट किट है ये कौन कौन सी है, ठीक है दोस्तों। सेल्फ टेस्ट किट के अंदर जो मेजर है वो है एंटीजन टेस्ट। जैसे मैं आपको बताता हूं, बाहर से जो हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन हमारी बॉडी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करती है, वो होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सो अगर मैं यहां पे लेता हूं कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है वो यहाँ पे एंटीजन है, हमारी बॉडी जो इसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करेगी वो है एंटीबॉडी। सो अगर मान लीजिए हमारे जो नेजल स्वैब है ना, जो सैंपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे नेजल स्वैब से लिया जा रहा है सैंपल, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वायरस जो है वो है कि नहीं। इस सैंपल से हम चेक करते हैं कि यहाँ पे जो सैंपल लिया उसके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं। मतलब कि इसको मैं अगर इसकी जगह फिल करूँ तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि एंटीजन जो है, एंटीजन वो बॉडी के अंदर है या नहीं, ठीक है। अगर एंटीजन हुआ तो चांसेस है कि उसको कोरोना है, क्योंकि इसको दोबारा RT-PCR भी करवानी पड़ेगी आगे, तो 100% इसका रिजल्ट नहीं आता। होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक यहाँ पे प्लेट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं एंटीबॉडी रख देते हैं। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी इस जो एंटीजन है पार्टिकुलर कोरोना स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमने रख दी, ठीक है जी। अब मैंने ये सैंपल इस ट्यूब के ऊपर डाला, यहाँ पे ट्यूब के ऊपर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी है। तो अगर तो इस सैंपल में एंटीजन हुआ मतलब अगर कोरोना वायरस हुआ तो ये एंटीजन प्लस एंटीबॉडी आपस में कंबाइन कर जाएंगे और कलर आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है। अगर मान लो किसी को कोरोना नहीं है, सैंपल के अंदर एंटीजन नहीं आया, तो यहाँ पे कलर कोई आएगा नहीं। ये है रैपिड जो टेस्ट यहाँ पे होता है। क्योंकि यहाँ पे एंटीजन को हम ढूंढ रहे हैं तो इसीलिए इसको बोला जाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। मैंने बोला एंटीजन बाहर से आता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो क्या हम नेजल जो सैंपल है उससे हम एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, है ना, बहुत ही रेयर है, हार्डली अगर कोई एंटीबॉडी हुई है ना, लेकिन उसको हम 99.9% कोई यहाँ पे हमें एंटीबॉडी नहीं मिलती। तो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है तो वो वहाँ पे हमारे पास है ब्लड के अंदर। तो हमें यहाँ पे सैंपल जो है, पहला क्वेश्चन है कि सैंपल हमें क्या चाहिए, ब्लड, क्योंकि एंटीबॉडी तो इसके अंदर है। नेजल स्वैब लेते जाओ, वहाँ पे एंटीबॉडी आएगी नहीं, तो हमें ब्लड से एंटीबॉडी हमने लेनी है। यहाँ पे उसका उल्टा है, हमारे पास जो प्लेट है इसके अंदर है एंटीजन, यहाँ से बाहर से एंटीबॉडी आएगी। अगेन अगर वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसकी है तो आपस में कंबाइन करेगी, कलर आएगा, हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है। दूसरा जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे डाली है, जो थर्ड, तो पहला कि जनरली नेजल स्वैब लेते हैं एंटीजन टेस्ट के लिए, हमारी स्टेटमेंट सही है। एंटीबॉडी के लिए हम ब्लड ड्राइव्ड सैंपल लेते हैं, ये भी सही है। तीसरी है कि एंटीजन टेस्ट जो क्या रिवील करता है। अब आप ध्यान से सोचो, अगर किसी का नेजल स्वैब ले रहे हैं, जो हम किस में ले रहे हैं, एंटीजन में, है ना, एंटीजन टेस्ट में नेजल स्वैब ले रहे हैं, इट मीन्स कि अगर वहां पे कोरोना वायरस है तो हम बोलेंगे उसको कोरोना है। तो एंटीजन टेस्ट क्या रिवील कर रहा है कि किसी को कोरोना है या नहीं है। तो ये करंट सिचुएशन बता रहा है कि किसी को कोरोना है या नहीं है। अब जब किसी को कोरोना हो जाए उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडी टेस्ट जो मेजरली किस लिए होता है, मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ, उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर 6 महीने या 3 महीने एंटीबॉडीज रही, तो वो 6 महीने, अब मान लीजिए आज कोरोना खत्म हो गया, उसके बाद 3 महीने बाद उसका टेस्ट हो रहा है एंटीबॉडी टेस्ट कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं। तो एंटीबॉडी है, वो बताएगी हाँ इसकी बॉडी में एंटीबॉडी है। तो अगर एंटीबॉडी है इट मीन्स के पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन होगी, तभी तो एंटीबॉडी जनरेट हुई। तो मोस्टली जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो पास्ट इन्फेक्शन को रिवील करता है, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपना उल्टा इसके अंदर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो एंटीजन है टेस्ट है वो पास्ट इन्फेक्शन है। वो एंटीजन टेस्ट जो पास्ट इन्फेक्शन कैसे दिखाएगा, मान लीजिए किसी को कोरोना है, आज वो टेस्ट करवा रहा है, उसका 1 महीने पहले कोरोना खत्म हो गया, नेजल स्वैब से कोरोना वायरस तो आएगा ही नहीं, तो एंटीजन दिखेगा ही नहीं, तो एंटीबॉडी उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये थी स्टेटमेंट इसके अंदर, इस कंटेक्स्ट में अंदर। तो यहाँ पे आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू डैम सेफ्टी एक्ट 2021। फर्स्ट है, इट एम्स टू प्रोवाइड सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स। सेकंड है, ऑल डैम्स इन इंडिया कम्स अंडर परव्यू ऑफ द एक्ट।
थर्ड है इट अबॉलिश स्टेट 12 डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड सिंगल नेशनल डैम अथॉरिटी। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम क्विकली देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रिसेंटली डैम सेफ्टी एक्ट को पढ़ा भी था, अब दोबारा इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला इट एम्स टू प्रोवाइड सर्विलेंस इंस्पेक्शन, तो ये जनरल स्टेटमेंट है ना, तो आप मान के चलो कि पहली स्टेटमेंट तो सही होगी, तो इसमें 3 ऑप्शन आ गए। ऑल डैम्स, यहाँ पे आप को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी अगर एक्ट पढ़ते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर कोई गवर्नमेंट की सर्विस है वो स्पेसिफिक सेक्शन के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है क्या सब कुछ कवर है या कुछ सेक्शन के लिए, बस इसका ध्यान रखना है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है पैसा या शेयरिंग है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, बस यही नोट करनी है जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपका इनके ऊपर ध्यान जाना जब आप प्री के लिए तैयारी करते हो। ऑल डैम्स, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपनी गई, ये भी अपनी गई, तो 1 ओनली एंड 1 एंड 3 ओनली। तो यहाँ पे आपको तीसरी स्टेटमेंट, तो एग्जामिनर या मतलब मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से डाला है कि आपका जो थर्ड स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ये पता है सारे सही मतलब होगी, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपनी गलत है, तो अपना आंसर है ए, 1 ओनली। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है कि अभी रिसेंटली डैम सेफ्टी एक्ट को चैलेंज किया गया है, स्टेटों ने बोला कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि देखो वाटर ये बोल रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है जी, लेकिन इंटर स्टेट वाटर जो है, इंटर स्टेट यूनियन, इसके अलावा जो पार्लियामेंट के पास वैसे भी पावर है कि अगर कोई दूसरी लिस्ट के अंदर नहीं है तो पार्लियामेंट उसके ऊपर काम, उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी डैम को इसके अंदर उठा के डाल देंगे तो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा ही हो जाएगी, स्टेट की पावर कम हो जाएगी, ये इन्होंने बोला है। डैम सेफ्टी एक्ट जो है बेसिकली, जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत से डैम ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है, इवन कुछ ऐसे हैं जैसे मुल्ला पेरियार है ना, जो स्टेट का आपस में झगड़ा है, इंटर स्टेट का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, वहाँ पे भी अपना डीलिंग कोई अच्छी हो नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे डैम वगैरह की रिपेयर भी नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमने एक बॉडी बनाई है, एक एक्ट बनाया जिसके अंदर हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे हमने नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाया, जिसको चेयर करता है सेंट्रल वाटर कमिश्नर, ये हमने पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके मेंबर हैं वो सेंटर से भी होंगे, स्टेट से भी, बस ये आपने याद रखना है। जब आप नोट्स बनाते हो C+S लिखो, इससे क्या है ना, तो इससे ये बहुत छोटे नोट्स बनते हैं अपने, ये पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट करेगा। इसके अलावा डैम कवरेज क्या ऑल है? नहीं, नो। यहाँ पे कुछ है, कुछ 15 मीटर से हाई है, जो जिनकी हाइट जो 10 से 15 मीटर है, उसके अंदर भी कुछ है, लेकिन सारे नहीं है, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। अगर आपको इसके अंदर फिर एग्जैक्ट क्राइटेरिया चाहिए क्या क्या है, तो अगर आप ऑफिशियल उनकी गवर्नमेंट का गजट देखोगे, वहाँ पे बहुत सी स्पेसिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, उतना हमें याद करना नहीं है, बस इतना याद रखना, सारे नहीं है। तो कुछ हाइट का सीन है 15 मीटर और 10 से 15 मीटर। अब यूपीएससी इससे पूछ लेगी कि 15 मीटर से जो कम है वो किसी भी हालत में इसके अंदर नहीं आ सकते, 10 से 15 मीटर आ सकते हैं, बस ये भी कंसेप्ट हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो इंप्लीमेंट करेगी पॉलिसीज, NCDS जो बनाएगी। इसके अलावा स्टेट के ऊपर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे यही जो स्टेटमेंट के अंदर था कि इसने स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है ना। क्यों? अब ऐसी स्टेटमेंट इसलिए डाली गई क्योंकि बहुत सी स्टेट बोल रही है कि सेंट्रलाइजेशन हो रही है। अगर आपको मान लो थोड़ा सा व्यू है कि ये सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो आप उस स्टेटमेंट को सही कर देते हैं, जबकि वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेट को भी यहाँ पे प्रोविजन दी गई है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है हमने। क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन के लिए हेल्प करेगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जहाँ पे दो स्टेटों को आपस में झगड़ा है, ठीक है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट। ये PIB के अंदर अभी आर्टिकल आया था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एम्स टू ब्रिंग बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इन एजुकेशन पेडागोगी। सेकेंड है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज एक्टिंग एज फैसिलिटेटर इन द प्रोसेस। थर्ड है द स्कीम इंक्लूड्स फ्री सीट्स फॉर एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान में देना है, अगेन नीट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा नहीं मतलब अगर पता, तो आपकी स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे ऑप्शन, वहाँ पे एक स्टेटमेंट के ऊपर ये सारा बेस्ड है। अगर मैं बोलूँ कि एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है, तो AICTE जो है ऐसे काम करता है, तो मैं इस स्टेटमेंट को मानता हूँ, चलो ठीक है, हो सकता है। स्कीम इंक्लूड फ्री सीट्स फॉर एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, बहुत ही ज़्यादा वाइड है, फिर तो हर गली मोहल्ले में आ जाएंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, अगर चांस लेना है तो इस स्टेटमेंट के ऊपर आप चांस ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्रॉडर स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा ए। इसके बारे में ये PIB के ऊपर आया था, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, कंपनीज हैं, उनके साथ एक अलायंस किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसके अंदर अलग अलग जो नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वो प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अंदर कोर्सेज, ई कोर्सेज अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन ये फ्री किसके लिए होगा? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उनके लिए कुछ सीटें फ्री हैं, बाकी यहाँ पे उसके अंदर कुछ फ्री नहीं है। तो यहाँ पे पोर्टल ही खुद डिसाइड करेगा। दूसरी बात, आपने एक और पॉइंट याद करना है कि इसको जो इम्प्लीमेंट करती है वो AICTE है। बस यही चीज़ें हमने पूछ ली हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन ही एक इस कंसेप्ट को पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको सीधी सीधी चीज़ें नहीं मिलती। हमारी कोशिश भी ऐसी रहती है, UPSC जैसे क्वेश्चन पूछती है वैसे बनाए जाएं। टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन बनाते हैं। वॉल्केनोज माइट सीम्स लाइक नेचर्स इंसिनरेटर दैट कैन बर्न गार्बेज, व्हाई डोंट वी थ्रो ऑल आवर ट्रैश इनटू वॉल्केनो एंड बर्न इट अप। कि मतलब वॉल्केनो के अंदर इतना टेम्परेचर हाई है, बोला जाता है कि हम क्या आज सारा गार्बेज वहाँ पे उठा के नहीं फेंक सकते, उसके अंदर सारा कुछ बर्न कर दें, है ना? क्यों नहीं करते हम ऐसा? तो फर्स्ट ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ वॉल्केनो इज नॉट एज हाई एज वेस्ट इंसिनरेटर। सेकंड, डंपिंग ट्रैश इनटू एक्टिव लावा लेक कैन कॉज एन एक्सप्लोजन। थर्ड, इट विल सुप्रेस रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम वॉल्केनो विच लीड्स टू ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। मैं चाहता हूँ ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको हम रेट कर सकते हैं, तो आप स्टॉप करके भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो। इजी क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। कोशिश भी हमारी रहती है कि मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे, ताकि हम कुछ डिस्कस करें, है ना, इस लेक्चर का बेनिफिट लें। अदरवाइज तो सिंगल स्टेटमेंट वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वॉल्केनो इज नॉट एज हाई एज वेस्ट इंसिनरेटर। वेस्ट इंसिनरेटर जैसे मान लीजिए एक है बर्निंग है, यहाँ पे हमने बहुत सारा वेस्ट डाला और इसको बर्न किया हाई टेम्परेचर के ऊपर। इससे क्या होता है? गैसेस जनरेट होती हैं, वो गैसेस से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टीम, बेसिकली यहाँ पे स्टीम भी जनरेट होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो गैसेज हैं उसको फिल्टर करके जो अच्छी गैसेज हैं उनको बाहर निकालते हैं, और जो वेस्ट है उसका मास जो है वो लो हो जाता है ना। मान लीजिए बहुत बड़ा वेस्ट है, उसको कंप्रेस कर दिया। दिल्ली के अंदर ये यूज़ करने की बात की गई, भाई हमारी बात नहीं बनी, भाई वेस्ट एक जो है वो हमारा इतनी क्वालिटी का नहीं है ना। कोई अलग अलग कोई चप्पल आ रही है, किसी की कोई चश्मा आ रहा है उसके अंदर ही, है ना, तो वो उसकी सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, एरिड एरिया, उसके अंदर इतना जो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। थर्ड थिंग इज़ कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, गैसेस जो है उसको प्यूरीफाई कर पाएँ, उसके लिए कॉस्ट ज़रा बढ़ जाती है। फोर्थ थिंग इज़ जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको बर्न कर रहे हैं उतनी हम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो बेनिफिट इतना हो नहीं रहा, इसलिए इंसिनरेटर इतने सक्सेसफुल नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पे वेस्ट इंसिनरेटर जैसा टेम्परेचर की बात करें अगर वॉल्केनो के अंदर, तो ये जनरल अगर आप सोचोगे तो वॉल्केनो के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये स्टेटमेंट इसको हम गलत कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी गई, ये भी गई, अब है 2 ओनली, 2 and 3, इट मीन्स 2 तो सही है, ठीक है जी। थर्ड, इट विल सप्रेस रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम वॉल्केनो विच लीड टू ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सप्रेस कैसे करेगा, ये आपको यहाँ पे आपको चांस लेना, अगर आपको पता है तो यहाँ पे 50-50 तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट स्टेटमेंट फंसा देगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान इसका रखना है, ठीक है। तो अपना 2 ओनली आंसर है इसका। तो ये डाउन टू अर्थ के अंदर आर्टिकल था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। होता क्या कि हाँ, गैसेस कुछ वॉल्केनो है उनका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, कुछ का लो भी रहता है, तो सारे का बहुत हाई नहीं रहता, पहली बात। लेकिन ये भी कहना गलत है कि उनका हाई इतना होता नहीं है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट के हिसाब से। दूसरा, जो कॉमन मटेरियल है जैसे स्टील, निकल, आयरन, इनको वो बर्न नहीं करता। जब हम सब कुछ उठा के बीच में डाल दे तो कुछ को बर्न कर देगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको बर्न नहीं कर पाता। तीसरा, जो लेक है लावा की, उसके अंदर क्या होता है, ऊपर एक होती है क्रेस्ट होती है, मतलब वो लेयर, नीचे होता है लिक्विड। अगर यहाँ पे हम कुछ वेस्ट जो है उसको डालेंगे तो यहाँ पे क्रेस्ट अगर ब्रेक होगी तो लावा बाहर निकलेगा, एक्सप्लोजन होने का खतरा है, ठीक है। यही जो स्टेटमेंट नेक्स्ट थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये सेक्रेड है, ठीक है, सेक्रेड है, तो वहाँ पे भी उनको हर्ट होगा, तो ये हमने एक और स्टेटमेंट आ गई। इसके अलावा एक और है कि जो बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, वो बहुत ज़्यादा और एक्सेस में यहाँ पे क्रिएट होगी, जिससे प्लांट वगैरह की ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना।
इसके अलावा आप देखोगे सफोकेशन होगी, भाई सांस नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और तो उसको ये बढ़ाएगी ना कि उसको सप्रेस करेगी। तो सप्रेस वाला यहाँ पे अगर जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो नहीं है, इट विल है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो उसके हिसाब से अपना आंसर ये बनता है। तो लास्ट क्वेश्चन है फ्लेमलेस क्रीमेशन, ये न्यूज़ में था, सीन इन न्यूज़। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू वेरियस रीजन। ये इसको बोला जा रहा है यार फ्लेमलेस क्रीमेशन जो है ना, ग्रीन क्रीमेशन भी इसका नाम दिया गया है, वाटर क्रीमेशन भी है। ये एक नया मेथड है, नया नहीं मतलब काफ़ी सालों से है, मतलब न्यूज़ में नया है। तो इसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिग्रेड ह्यूमन बोन्स अंडर नेचुरल कंडीशन, देयर इज नो टिश्यू एंड नो DNA लेफ्ट आफ्टर प्रोसेस कंप्लीट्स, द प्रोसेस लीव्स बिहाइंड नो बोन फ्रेगमेंट्स। इसलिए इसको बोला जाता है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखें इसमें इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिग्रेड ह्यूमन बोन्स अंडर नेचुरल कंडीशन। अब जैसे हमारे सैंपल मिलते हैं भाई इतने इतने टाइम से, है ना, बोन जो डिग्रेडेशन है ना, कि भाई आपको सैंपल मिल गया कि हाँ ये इतने साल पुराना है, तो बोन प्रिजर्वेशन तो होती है। लेकिन क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल कंडीशन के अंदर ह्यूमन बोन जो है, बोन के अंदर बेसिकली कोलेजन प्लस अगर मैं बोलूँ कैल्शियम, इनकी वजह से डिग्रेडेशन होनी है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए जब बरियल होता है ना, वहाँ पे अगर तो ह्यूमन कंडीशन है, उसके अंदर दफनाया गया किसी को, या फिर ड्राई कंडीशन है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलूँ तो ये एक्टिव रहते हैं, इसको बोन को डिग्रेड जल्दी कर देते हैं। ड्राई के अंदर ये इतना पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे जो अगर कंपैक्ट करके वहाँ पे डाला गया तो वहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन वगैरह है वो नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने एक्टिव नहीं रहते और उनकी ग्रोथ भी वहाँ पे नहीं होती ड्राई कंडीशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो ड्राई एरियाज़ हैं, है ना, डेजर्ट एरिया से लेके, ऐसी कंडीशन के अंदर ही हमें जो फॉसिल वगैरह वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई अपनी। सो यहाँ पे भी गया, ये भी गया, सॉरी ये सेकंड है ना, तो पहला भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो अपना आंसर आ गया 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ और नहीं है। तो अगर आप देखोगे आपका ये क्वेश्चन है फ्लेमलेस क्रीमेशन, पता नहीं है, कई बार हम यूपीएससी के अंदर आते हैं भाई यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना, क्या आपको फ्लेमलेस क्रीमेशन यहाँ पे ज़रूरत थी कि इसके बारे में हमने सोचना कि ये होती क्या है, हमने क्वेश्चन पढ़ा यार फ्लेमलेस क्या होती है, पहली आपने नहीं पता, आपने फिर भी हमने बोला चलो यार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है ना, टाइम है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिग्रेड ह्यूमन बोन्स अंडर नेचुरल कंडीशन, तो यहाँ पे आपको बोला यार ये तो स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत किया, आपका आंसर आ गया। तो ये तो सिर्फ भ्रम है, यूपीएससी फैलाती है, मैंने भी फैलाया, ठीक है, ये भ्रम है दोस्तों कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं यार आंसर नहीं आएगा, आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसके बेस के ऊपर ही यहाँ पे अपना आंसर आया है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे एक्वमेशन और जो इसकी बात कर रहे हैं फ्लेमलेस क्रीमेशन की, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्वमेशन नोबेल प्राइज विनर जो हैं, ठीक है दोस्तों, उन्होंने भी अभी रिसेंटली बोला कि जो नेचुरल प्रोसेस जो नॉर्मली जो क्रीमेशन होते हैं उसके हिसाब से मुझे नहीं करना, आप इसको एक्वमेशन को यूज़ उसके लिए किया गया है। तो दोनों में फ़र्क है, दूसरे के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट भी जनरेट होता है, उसके अलावा यहाँ पे पोल्यूशन के भी चांसेस रहते हैं, अलग अलग मेथड है, ठीक है। लेकिन जो एक्वमेशन है वहाँ पे क्या कहते हैं, सिलेंडर के अंदर हाई टेम्परेचर हम कर लेते हैं, ठीक है जी, ये 150 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर करते हैं। यहाँ पे बॉडी प्लस 95% वाटर, 5% अल्कलाइन बेसिक केमिकल वहाँ पे डाले जाते हैं। तो ये प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे केमिकल काम कर रहे हैं 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और रिजल्ट क्या आता है, वाटर, साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड वगैरह थोड़ी बॉडी बचते हैं, ऐश वगैरह बचती है, और बोन फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसने सारे बोन फ्रेगमेंट को खत्म कर दिया, बोन फ्रेगमेंट यहाँ पे बचते हैं। तो ये हमने चीज़ ध्यान देनी, मैंने आपको प्रोसेस सिंपल भाषा में बता दी। यहाँ पे नो टिश्यू, नो DNA लेफ्ट इस केस में, तो ये आप लोग चीज़ें। तो कोशिश हमारी यही है दोस्तों कि कुछ ऐसा सिखाया जाए, है ना, जो हमें पता है, हमने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देख कर सीखा है, वो कुछ यहाँ पे बताया जाए जिसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।